डोनाल्ड ट्रंप ने दावा तो ये किया था कि कुछ ही दिनों के अंदर वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवा देंगे, लेकिन करीबन 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन से बात की बल्कि जेलेंस्की से भी बात की, लेकिन दोनों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को निराशा ही हाथ लगी है। इस चर्चा को आगे बढ़ाए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि रूस यूक्रेन की जंग में एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकी है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेट की तरफ से कहा गया है कि हथियारों की बिक्री या उनकी सप्लाई अभी थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई है, जबकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कीव का समर्थन करने के लिए अमेरिकी सेना तैयारी कर रही है और लगातार उनको पूरा सहयोग देंगे। लेकिन ये खबर भी सामने आई है कि जो सप्लाई मिल रही थी यूक्रेन को हथियारों की, उसको भी थोड़े दिन के लिए रोक दिया गया है। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि नहीं, पेंटागन की तरफ से कहा गया कि कोई सप्लाई नहीं रोकी, लेकिन फिर दोबारा से बात सामने आई कि अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाली सप्लाई थोड़े दिन के लिए रोक दी है। और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इस समय अमेरिका का पूरा फोकस इजराइल पर है। इजराइल को जो हथियार दिए जा रहे हैं वो अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं और इसी के चलते यूक्रेन में भी कुछ साजो सामान को लेकर कमी आई है। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे एक और एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, एयर मार्शल संजीव कपूर सर हैं। सर, अगर देखा जाए यूक्रेन अभी तक जो भी रूस को आप कह सकते हैं कि उनको अटैक कर सका है, उनको जवाब दे सका है, वो इन्हीं हथियारों की मदद पे दे पाया था, अमेरिकी हथियारों को। लेकिन अब जब ये सप्लाई रुक जाएगी तो कितना मुश्किल होगा यूक्रेन के लिए अपने इस युद्ध को आगे बढ़ाना। आप देखिए तो ये पूरी जो जंग यूक्रेन लड़ रहा है, यूक्रेन सिर्फ फेस है। तो जंग लड़ी जा रही है नेटो की तरफ से, पूरी मदद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के देश उनकी कर रहे हैं। उनके हथियार, उनके असला, जो एक किसी भी युद्ध में कोई भी इक्विपमेंट हम बनाते हैं तो उसके लिए हमारे को ट्रायल करना पड़ता है। जैसे अभी ऑप सिंदूर हुआ तो चाइनीज़ हथियार ज़िंदगी में पहली बारी किसी कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ किए गए। तो ये जो एनालिसिस होता है ये बहुत ज़रूरी होता है अपने आर्म्स एम्यूनिशंस को और इम्प्रूव करने के लिए और उसमें मॉडिफिकेशन ला के उसको और डेवलप करने के लिए। तो अब आपने सही कहा कि इजराइल को काफ़ी हद तक अमेरिका ने अपने आर्म्स सप्लाई किए हैं। जो मेरी समझ से कारण ये है कि कांग्रेस, जो यूएस कांग्रेस है, उसने जून 2025 में ये पारित करना था कि इतने हथियार हमारे को यूक्रेन को देने हैं, जो कि उन्होंने पारित नहीं किए। तो लीगली ट्रंप इस हालत में नहीं है कि वो हथियार यूक्रेन को दे सके। यानी लगातार जितनी प्रोडक्शन है उससे ज्यादा सप्लाई है अमेरिका इस समय कर चुका और शायद अमेरिका के भी हाथ अब बंधने शुरू हो गए। क्योंकि दूसरा आपके व्यूअर्स के लिए कि जो यूरोपियन यूनियन के जो दो देश जो सबसे ज़्यादा मदद कर रहे थे, फ्रांस और जर्मनी, वो इस टाइम अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स के साथ घिरे हुए हैं। फ्रांस में अभी इलेक्शंस हैं तो वो फ्रांस नहीं चाहता कि इस समय वो इतनी ज़्यादा मदद करे कि उनकी जो रूलिंग पार्टी है वो कहीं घेरे में आ जाए। जर्मनी ने रियलाइज़ किया है कि वो वापस से एक पावर बनना चाहता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले था। तो जर्मनी ने अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए पूरी जी जान लगा दी है। वो अपनी पूरी इकोनॉमिक माइट को लगा के अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करना चाहता है। तो इस वक्त पे जर्मनी इस हालत में नहीं है कि वो ज़्यादा आर्म्स निकाल के यूक्रेन को दे। तीसरा, जो पैसा यूक्रेन को आईएमएफ की तरफ से मिल रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। उसमें पहले इनका 1 से 2 बिलियन डॉलर का मंथली, मैं पढ़ रहा था कहीं, डेफिसिट था, जो कि बढ़ के अब 5 बिलियन डॉलर हो गया। सो एवरी मंथ यूक्रेन इज एट ए लॉस ऑफ 5 बिलियन डॉलर्स। सर, यूक्रेन को तो लॉस हो ही रहा है और अमेरिका ही और नाटो देश ही उसकी मुल्क कर रहे हैं। लेकिन राजीव सर, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद चलिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो युद्ध रुक जाएगा, मध्यस्थता करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन ये युद्ध तो रुका ही नहीं। कहाँ जाकर रुकेगा ये युद्ध? क्या रूस और यूक्रेन किसी एक पॉइंट पर आकर सहमति बनाएंगे, युद्ध को रोकेंगे? देखिए, युद्ध शुरू करना आसान है पर युद्ध को ख़त्म करना आखिरी बंदूक की गोली के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि ये युद्ध चलता रहे। चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने 2 दिन पहले कहा कि हम नहीं चाहते कि यूक्रेन के युद्ध में रशिया को किसी तरह का धक्का पहुंचे, और अगर कोई धक्का पहुंचने वाला होगा तो हम युद्ध में उनकी पूरी मदद करेंगे। और अगर हम मदद करते तो ये युद्ध कब का रुक गया होता। चाइना को ये है कि ये युद्ध चलता रहे
ताकि पैसिफिक की तरफ से अगर उनका कोई इंटरेस्ट है, पैसिफिक या और किसी देश के लिए उनको कुछ युद्ध का इंटरेस्ट है, तो अमेरिका ना कूद पड़े। सो ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है 2 दिन पहले। और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, ये जो आर्म्स सप्लाई की बात है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो देना नहीं चाहते। अमेरिका को रियलाइजेशन ये हुई है काफ़ी देर से, काफ़ी महीनों से, कि उनकी जो आर्म्स जो कैपेसिटी थी, जो उनके स्टोरेज थी, वो इतनी कम हो गई है कि अगर कल को कोई युद्ध शुरू हो जाए तो अमेरिका नहीं उस युद्ध में कूद सकता। और उसको डर ये है कि हो सकता है दुनिया के किसी और भाग में जहाँ उनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ युद्ध ना शुरू हो जाए। एक और चीज़, जहाँ तक यूरोप का बार बार जिक्र आ रहा है कि यूरोप ये कर देगा, वो कर देगा, यूरोप में डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो की तरफ जाती हुई थी। एक उदाहरण देता हूँ कि इतना बड़ा जो नेटो के मेंबर्स हैं यूरोप में, 19 डिफरेंट टाइप के टैंक्स बनाते थे, जबकि उनको ज़रूरत है 1 या 2 टाइप के टैंक्स। तो अब उनकी जो आर्मामेंट कैपेसिटी है थोड़ी सी इंक्रीज होने से शुरू हुई। रशिया ये सब जानते हुए चाहता है कि अब जो है, एक तो ज़ेलेंस्की निकल जाए, क्योंकि वही आदमी है जिसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि युद्ध चलता रहे और वो बना रहेगा। जैसे ही युद्ध ख़त्म हुआ वो चले, उसको निकाल देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया एक बार ये यूक्रेन वाला जो झगड़ा है सदा के लिए ख़त्म करना चाहता है। ये नहीं कि आज बंद हो गया, अगले साल फिर शुरू हो जाए। तो ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, पर मेरे को ये लगता है कि आपके सवाल का फाइनल उत्तर देते हुए कि इस साल के आखिर तक शायद ये मामला बिल्कुल। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़े। प्रणय, आप तो डिप्लोमेसी को देखते हैं, आप देखते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर जगह बातचीत जरूर करते हैं, विफल हो जाते हैं, फिर बातचीत करते हैं, लेकिन जैसा राजीव सर बता रहे थे, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक ये युद्ध रुक सकता है? क्या दोनों के जो ऑपरेशंस थे, जिसको रूस भी कहता है कि उसके स्पेशल ऑपरेशंस का लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, यूक्रेन भी ये बात कहता है, क्या आपको लगता है कि दोनों के लक्ष्य इस साल के अंत तक पूरे हो जाने की संभावना है? देखिए, मैं सहमत हूँ एम्बेसडर राजीव डोगरा से इस बात को लेकर कि लड़ाइयाँ शुरू करना आसान होता है, उन्हें ख़त्म करना बहुत जटिल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ रुकती हैं, और लड़ाइयाँ रुकती हैं तो बातचीत की मेज़ के ऊपर वो पहुँचती हैं और समझौते वहीं होते हैं। इसीलिए डिप्लोमेसी की बेस के ऊपर अब बातचीत को लेकर आप देखिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी कहा गया कि अगले राउंड की जो बातचीत, इस्तांबुल राउंड की जो बातचीत है, उसके लिए वो तैयार हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं। जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ग्राउंड के ऊपर अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करके पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ वो बातचीत की मेज पर जाना चाहते हैं। यही कोशिश यूक्रेन की भी है। लेकिन अंततोगत्वा होगा क्या? होगा ये कि इस बात को लेकर समझौता होगा। रूस की एंग्जाइटी आप ये समझिए कि रूस आकार के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर एक बहुत बड़ा देश है, जिसके पास में आबादी बहुत कम है, उसको एक बफर जोन चाहिए। आप दूसरे विश्व युद्ध के बाद से देखें, लगातार उसकी कोशिश ये रही है कि एक बफर बना रहे उसके और नाटो के बीच में। और पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से नाटो की जो हदें हैं वो रूस की तरफ बढ़ती चली आई हैं। यही एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की वजह रही। क्राइमिया रूस ने लिया 2013-14 के अंदर, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ा। ये पूरा इतिहास रहा है। लेकिन अब जब राष्ट्रपति ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर सप्लाई लाइन यूक्रेन की रुकती है या उसमें बाधा आती है तो यूक्रेन के ऊपर दबाव ज्यादा होगा। और यूक्रेन भी कहीं ना कहीं इस चीज को मान चुका है कि उसे कुछ जमीन तो खोनी पड़ सकती है। और ऐसे में वो ये कोशिश कर रहा है कि यदि समझौता हो तो कुछ इस तरीके का समझौता हो कि उसके पास एक फेस सेवर बचे। देखिए, यहां पर दोनों ही पक्षों की कोशिश अब यह है कि अब जिस जगह पर वो, जिस पहाड़ पर वो चढ़ चुके हैं, वहां से उतरते समय उनके पास कोई कारण ऐसा होना चाहिए जिसे वो अपनी पब्लिक के सामने, दोनों नेताओं के सामने इस बात की चुनौती है कि वो अपनी पब्लिक को क्या कह के कन्विंस करेंगे कि वो बातचीत की मेज से क्या लेकर आए हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर बहुत ज्यादा फेस लॉस ना हो, क्योंकि दोनों ही तरफ ये माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की जो है वो पद से जा सकते हैं यदि लड़ाई खत्म हुई। तो उसके बाद जब यूक्रेन वापस लौटेगा, इस लड़ाई के खत्म होने के बाद अगर पब्लिक वहां लौटती है तो राष्ट्रपति का चुनाव वैसे ही वहां ड्यू है। वहां पे सत्ता बदल की बात तो पुतिन लगातार कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के लिए ज्यादा बड़ी समस्या हो सकती है यदि बड़ा फेस लॉस होता है। तो कहीं ना कहीं नेताओं की जो अपनी राजनीति है उसके कारण भी लड़ाई लंबी खिंच रही है। जैसा एम्बेसडर डोगरा और संजीव कपूर साहब कह रहे थे, मैं सहमत हूं इस चीज को लेकर कि इसके पीछे एक प्रॉक्सी लड़ाई लड़ी जा रही है, नाटो वर्सेस रशिया की लड़ाई है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये है, या आप अच्छी मान लीजिए, कम से कम राष्ट्रपति पुतिन ने एक बैकडोर खोला है, एक सीधा संवाद जो है वो रूस के साथ उनका हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है कि आज 1227 दिन बाद जब हम बात कर रहे हैं इस लड़ाई के शुरू होने के बाद, कि अब हम ये कह सकते हैं कि यहां से
कम से कम समझौते के लिए रास्ता कुछ नजर आ रहा है। वो रास्ता उबड़-खाबड़ फिलहाल जरूर हो, लेकिन ये गाड़ी धीरे ही सही आगे जरूर बढ़ रही है। बिल्कुल प्रणय, यही बात कही जा रही है कि देखिए नेगोशिएशंस कब होगी, कैसे होगी, कौन जीतेगा, कौन क्या हासिल करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि कम से कम बातचीत होनी शुरू हुई और शायद हो सकता है कि ये बातचीत एक दिन किसी बड़े फैसले में तब्दील हो जाए और दोनों देश युद्ध में थम जाए।